नमस्कार। मैं प्रभात कुछ कविताएं अपने नए संग्रह जीवन के दिन में से पढ़ रहा हूँ। ये जो कविता पढ़ रहा हूँ इसका शीर्षक है गडरिये। वे शर्मीले होते हैं, वे शर्मीले होते हैं, इतने गर्व गुमान रहित कि कोई उनकी तरफ देखता है तो वे दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वे शर्मीले होते हैं, इतने गर्व गुमान रहित कि कोई उनकी तरफ देखता है तो वे दूसरी तरफ देखने लगते हैं। गर्दन घुमा लेते हैं, आंखें झुका लेते हैं, जमीन में देखने लगते हैं या आसमान में। वे निर्जन में रहते हैं। इंसानों की संगत के वे उतने अभ्यस्त नहीं हैं जितने प्रकृति की संगत के। इंसानों की संगत के वे उतने अभ्यस्त नहीं हैं जितने प्रकृति की संगत के। उनका सारा जीवन रूखों को देखने में गुजरता है, रूखों पर फूटते गोंद और खिलते फूलों को देखने और सुनने में। ये हवा के घासों में चलने की आवाज़ है, ये हवा के पेड़ों में चलने की आवाज़ है। गडरिये। वे शर्मीले होते हैं, वे झाड़ों के सामने खुलते हैं, वे झिट्टियों के लाल पीले बेरों से बतियाते हैं, वे बीहड़ के गड्ढों में पानी पीती हुई अपनी शक्ल से बतियाते हैं। वे आकाश में पैदल पैदल जा रही बारिशों के पीछे पीछे दूर तक जाते हैं अपने रेवड़ सहित। वे आकाश में पैदल पैदल जा रही बारिश के पीछे पीछे दूर तक जाते हैं अपने रेवड़ सहित। वे आकाश से पैदल पैदल आ रहे जाड़े के पीछे पीछे वापस आते हैं अपने रेवड़ सहित। नक्षत्र उनकी भेड़ों को आकाश गंगा कहते हैं और आकाश कहता है गडरिये। चंद्रमा है धरती पर चलते हुए। आकाश कहता है गडरिये, चंद्रमा है धरती पर चलते हुए। तो ये एक कविता थी। दूसरी एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ और इसका शीर्षक है लोक गायक। हमारे इलाके में एक लोक कवि हैं धवले। उन्हीं को ध्यान में रख के और एक लंबा समय उनके साथ मेरा गुजरा, तो उसके साथ और उनके साथ में मैंने जो जाना समझा उसे लेकर ही ये कविता है लोक गायक। वो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं प्राय उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। धूल की तरह साधारण शब्द, धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसकी कविता में आने पर। बीजों की तरह अकवाने लगते हैं गाए जाने पर। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। जब वह गूंजता है पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। खेतों की मेड़ पर खड़े धवल फूलों वाले कांसों की जड़ों से सटकर बैठे बैल, इधर उधर खड़े तमाम छोटे बड़े पेड़ और झाड़, छोटे और बड़े कद के पहाड़ कान देते हैं उसकी आवाज पर। खेतों की मेड़ पर खड़े धवल फूलों वाले कांसों की जड़ों से सटकर बैठे बैल, इधर उधर खड़े तमाम छोटे बड़े पेड़ और झाड़, छोटे और बड़े कद के पहाड़ कान देते हैं उसकी आवाज पर। वह जिसमें आंधियां हैं, वह आवाज़ जिसमें आंधियां हैं आंधियों की नहीं है।
वह आवाज़ जिसमें बारिशें हैं, बारिशों की नहीं है। पवन झकोरों और बारिश की बौछारों से काल से टकराती आती है आदिम आवाज़ पृथ्वी पर आदमी की है। पवन झकोरों और बारिश की बौछारों से काल से टकराती आती है आदिम आवाज़ पृथ्वी पर आदमी की है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत, रात के मायने बदल देता है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत, रात के मायने बदल देता है। अगम अंधेरों में गरजते समुद्रों के मायने बदल देता है। अनादि सृष्टि में चमकते नक्षत्रों के मायने बदल देता है। वह हमें बाहर के भेद देता है, वह हमारे भीतर के भेद देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है। सभा में सत्य को उतार देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है। सभा में सत्य को उतार देता है। चांदनी में बैठे ग्रामीण अलाव तापते हुए सुनते हैं उसे। अलावों के चहुओं और दिप दिप चेहरों पर रह रहकर खेलती है आदि मुस्कान। एक और कविता मैं सुनाता हूँ। ये भी लोक से ही संबंधित है, लोक गायिकाएं इसका शीर्षक है। और तो ये कविता है लोक गायिका। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं। इसलिए वे खलिहान में बैठे बैठे भी गाती हैं, तारों के नीचे सोते सोते भी। बरसों उन्होंने मुंह अंधेरे जाग कर घासलेट की चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं। वे कंदराओं में होने वाले प्रसवों के बारे में गाती हैं। वे खेड़ों के उजड़ने के बारे में गाती हैं। वे डेरों के जमने के बारे में गाती हैं। वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया। वे उस रामायण को गाती हैं जो रामायण में लिखने से रह गए। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं। वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं। वे पक्षियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। उनका गाना आज से नहीं है, आज भर के लिए नहीं है। उनके विकल विरल स्वर अनंत काल तक के लिए हैं। और अगली कविता मैं सुनाता हूँ। ये छोटी एक कविता है और इसका शीर्षक है राहत। लड़की शिशु को दफनाने के लिए हद से हद दो चले जाते थे। लड़की शिशु को दफनाने के लिए हद से हद दो चले जाते थे। इतना नन्हा शव, इतने नन्हे गड्ढे तो अपने आप ही बने होते थे शमशान भूमि में। उसमें रखकर मुंदी आँखों और बंद सूखे होठों पर मिट्टी पूर कर आते हुए उदास होते थे चेहरे, पर भीतर राहत भी रहती थी। तो ये कविता थी राहत। इसी से जुड़ती हुई सी लगभग एक दूसरी कविता है माँ। बुखार, खांसी, पसली चलना, कोई कमी नहीं थी कारणों की। किसी भी बहाने से मृत्यु आ जाती, शिशु को लील जाती है समय ही। बुखार, खांसी, पसली चलना, कोई कमी नहीं थी कारणों की। किसी भी बहाने से मृत्यु आ जाती, शिशु को लील जाती है समय ही।
माँ विचलित रहती, गेहूं साफ करते, बाजरा फटकते, सोचती रहती प्रसव से पहले और बाद के दिनों को। दिन बीत जाता, धूप दीवारों से उतर कर चली जाती, रात हो जाती, एक के बाद एक हर एक की आंख लग जाती, माँ को नींद न आती। उसके धैर्य का बांध टूटने लगता। वह बाखड़ में आकर बैठ जाती, मुंह ढककर देर तक विलाप करती रहती। वह बाखड़ में आकर बैठ जाती, मुंह ढककर देर तक विलाप करती रहती। रात की ओस से उसके कपड़े सील जाते, बैठे बैठे भोर हो जाती। उठकर बाड़े से गोबर उठाने लगती, बाल्टी लेकर दूध दुहने बैठ जाती, चिमनी जलाकर चूल्हे पर पानी गर्म करने लगती। उसे जागा हुआ पाकर कोई पानी मांगता, कोई माफ़ कीजिए, कविताएं पढ़ते हुए मैं आपके ये कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ और थोड़ा सा, तो मैं केवल कविताएं ही सुनाता हूँ। संदेश इस कविता का शीर्षक है। अब तो मेल है, मोबाइल है, पर गांव में अभी भी संदेश वाहक मांग कर लाई गई साइकिल से उतरता है। अब तो मेल है, मोबाइल है, पर गांव में अभी भी संदेश वाहक मांग कर लाई गई साइकिल से उतरता है। सबने रात का खाना तो खा लिया, पूछता है। छप्पर में बिछी हुई खाट पर बैठते हुए कहता है। आंगन में ओस से भीगती एक स्त्री विलापती है देर तक। यह भी तब है जब संयोग ऐसा बन जाए, इस विपुल पृथ्वी पर हर युग में अन्न पहुंचे ही रहे हैं, सदा ही कुछ संदेश। और एक और कविता है, इसका शीर्षक है समाज। साल भर पहले जिसने हत्या की है, साल भर पहले जिसने हत्या की है, अभी वह दूसरी क्षुद्रताओं में लिप्त है। साल भर पहले जिसने हत्या की है, अभी वह दूसरी क्षुद्रताओं में लिप्त है। समाज में उसके उठने बैठने की जगह सीमित नहीं हुई है। समाज में उसके उठने बैठने की जगह सीमित नहीं हुई है। औरतों में वह अभी भी उनका देवर है, जेठ है। पुरुषों में वह अभी भी उनका भाई है, भतीजा है। जिनकी बेटी को उसने मार दिया, वे अभी भी उसे अपना जवाई मानते हैं। जिनकी बेटी को उसने मार दिया, वे अभी भी उसे अपना जवाई मानते हैं। वार त्योहार पर बुलाते हैं, विदा में पीले पल्ले की धोती उड़ाते हैं। ससुर कहते हैं, होनहार होना था सो हो गया, यों मन में मलाल मतलाना। सालियां कहती है, जीजा जी फिर आना। वह जिसकी हत्या उसने कर दी थी, भात शादियों में अभी भी उसके कपड़े आते हैं, जिन्हें वह ओढ़ती है, जो उसकी जगह आई। वह जिसकी हत्या उसने कर दी थी, भात शादियों में अभी भी उसके कपड़े आते हैं, जिन्हें अब वह ओढ़ती है, जो उसकी जगह आई है। इस तरह वह दो दो वेश ओढ़ती है और वह भी दो दो वेश ओढ़ता है। नई और पुरानी दोनों रिश्तेदारियों से उसके लिए बाजार में चल रही नई सी नई काट के धोती, कुर्ता और रुमाल पहुंचाए जाते हैं। इस कविता संग्रह का नाम है जीवन के दिन। एक और कविता है,
दाह की लकड़ी। मृत्यु तो आती ही है, उसे आना ही चाहिए। मृत्यु तो आती ही है, उसे आना ही चाहिए। सारा जीवन उसी के स्वागत की तैयारी है। उसी के बारे में सोचते विचारते कटती है उम्र। पर कभी कभी आती है जैसे वह, नहीं आना चाहिए उसे ऐसे। मृत्यु तो आती ही है, उसे आना ही चाहिए। सारा जीवन उसी के स्वागत की तैयारी है। उसी के बारे में सोचते विचारते कटती है उम्र। पर कभी कभी आती है जैसे वह, नहीं आना चाहिए उसे वैसे। अभी अभी जन्मे शिशु तक आंखें मूंद लेते हैं बिना रोए, मानो जानते हो मृत्यु है कितनी जरूरी। जीवन के मोह में पड़ चुके बच्चे तक नहीं करते इनकार, सोते रह जाते हैं चारपाई का सिरहाना पकड़े। स्त्रियां तो खुद ही जाकर मिल लेती है मृत्यु से, पहुंचती है आग, पानी, फंदे या रेल से कटने के रास्ते से। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन त्रासदियों से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन त्रासदियों से। ऐसी ऐसी मृत्युओं की अभ्यस्त हो जाती है सभ्यता, वे आने लगती है लोगों की इज्जत से खेलती हुई। बच्चे, स्त्रियां और बुजुर्ग गिड़गिड़ाते हैं घिनौने लोगों के सामने मौत के लिए। बच्चे, स्त्रियां और बुजुर्ग गिड़गिड़ाते हैं घिनौने लोगों के सामने मौत के लिए। मृत्यु तो एक आशा है, ये आयोजन तो कुछ और ही हैं, और हम अफसोस का मंत्र बुदबुदाते लोग मृतकों के दाह की लकड़ी है। एक और छोटी सी कविता है, बच्चे की भाषा। रेस्तरां में सामने की मेज पर एक यूरोपियन जोड़ा खाना और पीना सजाए हुए था। रेस्तरां में सामने की मेज पर एक यूरोपियन जोड़ा खाना और पीना सजाए हुए था। मैं चौंक गया जब उनका 6 महीने का बच्चा हिंदी में रोने लगा। बच्चे की भाषा। रेस्तरां में सामने की मेज पर एक यूरोपियन जोड़ा खाना और पीना सजाए हुए था। मैं चौंक गया जब उनका 6 महीने का बच्चा हिंदी में रोने लगा। उसका युवा पिता उसे अंग्रेजी में चुप कराने लगा। उसे बहलाते खिलाते हुए बाहर ले गया। बाहर खुली हवा में बच्चा दिल्ली की फिजा में मिर्जा गालिब के सब जाओ बोलो अब्र को देखते हुए उर्दू में चुप हुआ। तब वह युवा फिर से रेस्तरां में भीतर आया। मैं एक बार भी फिर चौंक गया जब वह बच्चा उरावों की भाषा बोलते हुए चम्मच गिलासों से खेलने लगा। धन्यवाद।